हेलो, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी आवाज़ आ रही है मेरी ठीक से? जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी को नमस्कार। एक एक करके सभी से बात करते हैं। अभी दो लोगों ने हैंड राइज करा, एक तो फेमिदा मैम आपने करा था, एक और मैडम ने करा है, तो बताइए। यस सर। जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, बताइए। सर मुझे जो पूछना था, मैंने एक बार एक पेशेंट की फोटो डाली थी सर। अच्छा, सर शायद आपने देखा भी है उनको, उस फोटो को देखा भी है सर आपने। सर उसमें उनको खुजली हो रही है अच्छा, और सर वो ऐसे निशान आ गए हैं सर हाथों पर और पैरों पर, बड़े बड़े चट्टे की तरह। अच्छा, ये फोटो कब भेजा था आपने उनका? सर फोटो भेजे तो काफी टाइम हो गया है सर। तो एक काम कर दीजिए, एक बार फिर से मेरे को भेज दीजिए। और जो आप बता रहे हैं कि मान लीजिए कभी कभी उनको होता है, खुजली होने लगती है, तो देखो, खुजली होना कई प्रकार से, ये एक तरह से स्किन का प्रॉब्लम है। ये वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम है उसके कारण भी हो सकता है, किसी तरह का कोई एलर्जी हो उसके कारण भी हो सकता है। तो लेकिन हर एक का वो दिखने में अलग अलग होता है। जैसे अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो वो जहाँ भी खुजली होगा वहाँ पे थोड़े दाने जैसे निकल जाएंगे। अगर दाने निकल जाते हैं तो समझिए कि वो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा, दूसरी बात है, खुजली भी हो रही है, दाने भी निकल गए हैं और वहाँ पे एकदम मिर्च की तरह जलन भी हो रहा है, तो फिर ये एलर्जी है। और तीसरा एक कैटेगरी होता है कि हाँ चलो खुजली हो रही है, कभी कभी खुजा देते हैं, फिर मज़ा आता है, अच्छा लगता है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, तो वो नॉर्मली स्किन की प्रॉब्लम है। तो उनको किस टाइप का होता है ये एक बार मेरे को बता दीजिए और उनका फ़ोटो भेज दीजिए, फिर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है? और सर एक और क्वेरी थी सर मेरी। जी बोलिए। सर मेरी एक पेशेंट, शुगर पेशेंट है, तो सर उनको शुगर सर है ना, मैंने वो ट्रीटमेंट, जो ऐसी ट्रीटमेंट आपने बताया था वो दिया सर, और साथ में सर मैंने उसमें 10 पेन कर दिया था सर उनका, जब मैं करती थी ट्रीटमेंट। अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ। अच्छा, मगर 10 पेन मल्टीप्लाई 3 अच्छा, सर उनको दिया था मैंने। तो सर उनकी 100 मतलब 200 रहती थी शुगर, तो सर अब उनकी 120 आई थी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। जी सर। तो सर वो उनको सर अभी कंटिन्यू कर दें क्या ट्रीटमेंट? देखो, एक चीज़ है, डायबिटीज़ और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये दो ऐसी प्रॉब्लम है जो दूसरी बीमारियों को ठीक नहीं होने देती है। अच्छा, इसका इसका सबसे नेगेटिव इफेक्ट दिखता है महिलाओं पे। देखो, एक पुरुष है, उसको डायबिटीज़ हो गया है या हाइपोथायराइड, तो जल्दी पुरुषों को होता नहीं है, मान लो हो गया है, तो एक पुरुष के अंदर इतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर महिला को अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई या हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो गई, तो इसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ होंगे, कभी गर्दन में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, या पेट कभी गड़बड़ हो गया, चाहे गैस बनने लगा, जो भी चीज़ें होंगी, उसको ठीक करना तो आसान है लेकिन ठीक रखना मुश्किल है। जब तक ये डायबिटीज़ और हाइपोथायरॉयडिज्म जो है अगर नॉर्मल लेवल पे है तब तो ठीक है। अगर आपने कोई प्रॉब्लम थी जिसको ठीक भी कर दिया और फिर से उनका शुगर बढ़ के 200 हो गया, तो फिर से वो दर्द होने लगेगा, वो प्रॉब्लम फिर से वापस चालू हो जाएगी। तो इसलिए प्रॉब्लम ठीक होने के बाद भी कोशिश करना चाहिए, या तो खान पान डाइट के द्वारा हो सके या लाइफ स्टाइल के जरिए हो सके, या कैसे भी करके उनके जो शुगर का लेवल है 130 140 से नीचे ही रखना है। अब इसके लिए उनको बताओ, या तो खान पान में परहेज करें या फिर आप अपने पास बुला लो, ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ बुलाओ, हफ्ते में 3 दिन बुला लो,
ये जो 10 पेन का डायबिटीज के लिए जी है। सर, मैं यही पूछ रही थी कि जैसे उनको अगर अपन बुलाए तो सर उनका टाइम कम कर दे। जैसे यूं तो वो कंटिन्यू रोज ही आ रही थी, मगर आप जैसे कि उनका टाइम कम कर दें आप। हाँ, हफ्ते में और 2 उनको दिन या हफ्ते में 2 टाइम बता दें। देखिए एक चीज़ होता है, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन बुला लीजिए। अब क्या है कि पहले जैसे आते थे, मान लीजिए उनको आप ट्रीटमेंट करते थे, अब इतना सारा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान ये देना है कि डायबिटीज़ लेवल को नॉर्मल पे रखना है। तो इसके लिए अपना जो एडवांस डायबिटिक ट्रीटमेंट है, जिसमें 2 फिंगर पेन वाला है, सारा कुछ है, न्यू जीन्स है, किडनी क्लियर है। तो ये जो भी मेन डायबिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट जो भी ट्रीटमेंट है, इसको कंटिन्यू करना है। जी ठीक है, जी जी सर। चलिए। और सर मैं अपनी इम्यूनिटी किस चीज से बढ़ाऊं सर? अभी मुझे जो जॉइंटिस हो गया था उसमें मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है सर। अब देखो, अब एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉर्मली क्या होता है कि पुरुषों में तो चलो जॉन्डिस की प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारे कारणों से आ सकता है। कोई बंदा बहुत शराब पीता होगा, उसको हो सकता है। मैं तो डेढ़ महीने लगातार हर रोज़ रात को मोमो खाया था गुड़गांव में, 1.5 महीने बाद मेरे को भी हो गया, मेरे को तो बहुत खतरनाक हो गया था। तो कहने का मतलब होता है ना कि जॉन्डिस कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके शरीर में अंदर से बन रहा है। आप बाहर से अपने पेट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डाल रहे हैं जिसके कारण जॉन्डिस हुआ है। तो अभी ठीक करने की लाख कोशिश कर लो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो चीज़ जॉन्डिस को बढ़ाएगा वो चीज़ हमें अपने पेट के अंदर नहीं डालना है। उसमें क्या होता है कि जब तक जॉन्डिस है, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, तब तक हल्दी नहीं खाना है। और जॉन्डिस ठीक होने के बाद भी कोशिश करना है कि ऑयल, तेल जो है, इसका उपयोग जितना कम से कम करें। और इसकी जगह जो फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस मतलब मान लो संतरे का जूस है, मौसम्बी का जूस है, गन्ने का जूस है, अंगूर का है, अनार का है, पाइनएप्पल का है। कुछ दिन में आम आ जाएगा तो आम का भी वो मिल्क शेक मिलने लगेगा। मतलब कुछ भी, लेकिन हाँ बाहर से खरीद के नहीं, घर से खुद से बना के पीना। अगर घर पे नहीं बना सकते तो मत पीना, बाहर से खरीद के नहीं पीना। नहीं सर, बना सकते हैं घर पे। हाँ, घर पे ही बना के पीना। दूसरा एक चीज़ है कि देखो, अपने बॉडी के इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी, तो विटामिन सी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है आंवला में। आंवला पता है? जी हाँ, तो अब अभी तो फ़िलहाल आंवला का मौसम है नहीं, तो कच्चे आंवले तो मिलेंगे नहीं, शायद बहुत रेयरली मिले। लेकिन हाँ, आंवला का बहुत सारा है, वो आंवला का मुरब्बा मिलता है या आंवले का पाउडर भी मिलता है। तो उसको अगर पाउडर रूप में भी मिलता है तो रात को आधे गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के ढक के रख दीजिए, सुबह उसको बढ़िया से मिला करके छान करके पी लीजिए। तो इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी जो है ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? शर्मिला मैम? जी सर। जी सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार झुमुर मैम से बात कर लेते हैं। झुमुर मैम एक बार अनम्यूट हो जाइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी। जी गुड मॉर्निंग, बताइए। सर। बैसाखी की शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। सर कल मैंने आपको एक रिपोर्ट भेजी थी सर, आपने उसको देखा सर? आपको? हाँ देखा तो था मैंने, बहुत गहराई से भी पढ़ा नहीं है, लेकिन देखा मैंने। हमारा भी सर उसमें प्रॉब्लम मुझे तो वो रिपोर्ट ही समझ में नहीं आई। पहली बात सर, वो बच्ची सर बेंगलोर में रहती है, उसने मेरे को वहाँ से रिपोर्ट भेजा है। अच्छा, तो उसको प्रॉब्लम ये है सर कि उंगलियों में बहुत दर्द होता है और
जब उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो एकदम से दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है सर। फिर दवाई खाने के बाद भी 2-2.5 दिन तक उसको बहुत दर्द रहता है। फिर डॉक्टर ने बोला कि उंगलियों के वहाँ पे उस एरिया में सर ब्लड सप्लाई शायद कम आ रहा है। अच्छा। बाकी सर रिपोर्ट को तो सर मैं इतना गहराई से देख भी नहीं पाई, क्योंकि सर मैं जयपुर गई थी तो कल ही मैं रिटर्न आई हूँ। सुनो, एक्चुअली कल मैंने देखा, भी थोड़ा खराब हो गया। कल मैंने देखा था रिपोर्ट, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, परसों सुबह सुबह एक हिमाचल के शंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा था। रिपोर्ट में था कुछ नहीं, सिंपल कोलाइटिस का प्रॉब्लम है, लेकिन वो 5 पन्ने का रिपोर्ट था और ऐसा ऐसा नाम लिखा हुआ था ना बीमारी का कि आदमी पढ़ के कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के परसों यूट्यूब पे भी डाला है। कोलाइटिस नाम से अगर यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो कोलाइटिस नाम से मैंने डाला भी है। तो कई बार होता है रिपोर्ट्स में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी रहती है, मतलब होती है छोटी सी चीज़, लेकिन नाम इतना बड़ा होता है ना। उसका वीडियो देखोगे आप, मैंने उस दिन जो भेजा है, लिखा हुआ था सब एक्यूट एंटेरोकोलाइटिस, नहीं हाँ ऐसे ही एंटेरोकोलाइटिस या कुछ ऐसे लिखा होता है, सब एक्यूट एंटेरोकोलाइटिस। इतना बड़ा नाम है। मेन चीज़ है कि भाई कोलाइटिस हो गया है, बड़ी आंत में सूजन हो गया। तो वैसे ही रिपोर्ट्स एक बार देख लेता हूँ मैं, देख करके उसका 5 मिनट का एक वीडियो बना के मैं आपको सेंड करूँगा। हाँ, उसके पहले जैसे आप बता रहे हो कि डॉक्टर ने बताया है कि ब्लड सर्कुलेशन उधर ठीक से हो नहीं रहा है। तो देखो सिंपली एक बात है, न्यूरोथेरेपी की अगर बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हमारे न्यूरोथेरेपी में एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, मल्टी हेपरिन। ये किधर भी अगर ब्लड नहीं जा रहा है तो वहाँ पे हम मल्टी हेपरिन का यूज़ करेंगे ही करेंगे। मल्टी हेपरिन यूज़ करने के बाद हाँ, इनको मैंने म्यूट कर दिया। और गदिला प्रसाद जी, एक बार आप जब बात करनी होगी तो स्पीकर ऑन कीजिए, नहीं तो आपका स्पीकर से वो कर्र ऐसा आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो चलो झुमर मैम, एक चीज़ है, पहले तो मल्टी हेपरिन देना है। मल्टी हेपरिन देने के बाद एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ब्लड का सर्कुलेशन किधर नहीं जा रहा है। या तो पैर की तरफ नहीं जाएगा, या तो हाथ की तरफ नहीं जाएगा, या तो दिमाग की तरफ नहीं जाएगा। यही 3 चीज़ हो सकता है। तो उसके लिए हमें कुछ फिजिकल पॉइंट यूज करना पड़ता है मल्टी हेपरिन के बाद। पैर की तरफ अगर नहीं जा रहा तो 30 ब्लड सप्लाई टू लेग्स, जो पोलियो वाले बच्चों को देते हैं, मालूम है ना? हाँ, तो अगर पैर में नहीं जा रहा तो वो देना है। हाथ में अगर नहीं हो रहा तो मल्टी हेपरिन देने के बाद सुल्टा उल्टा देना है या फिर स्ट्रेच दे देना है। और वैसे ही अगर ब्रेन की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा तो मल्टी हेपरिन देने के बाद नेकलेस देना है और ब्रॉडमैन एरिया 17-18 घिसाई जो होता है, या फिर उसको बैक ऑफ हेड घिसाई भी कहते हैं। तो वो अब बाकी तो मैं फाइनली रिपोर्ट एक बार देख लेता हूँ। अभी मैंने कहा ना कि उसको डिटेल्स में मैंने पढ़ा नहीं है, एक बार पढ़ के देख लेता हूँ, तो उसके बाद जैसा होगा करेंगे। ठीक है सर, मैंने भी बहुत आपको भेजी थी। हाँ, वो जब आपने भेजा था ना उसी समय मैं कुछ काम कर रहा था, तो अचानक आपका मैसेज आया, तो उसी समय मैंने देखा। तो मैंने देखा रिपोर्ट्स वगैरह है, तो मैंने सोचा अच्छा चलो ये क्वेरी का कुछ रिपोर्ट है, तो कल क्लास होने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या है। तो मैं अभी जब अपना सेशन ख़त्म होगा, सेशन ख़त्म होने के 1 घंटे के अंदर आपको वो मैं भेज दूँगा रिपोर्ट देख करके। ठीक है। और बाकी लोगों के लिए भी मैं एक चीज़ कहता हूँ, जैसे उस दिन कृष्णा जी ने भेजा, वो शंकर जी ने, इतना लंबा चौड़ा रिपोर्ट था। तो वैसे नॉर्मली अगर ऐसा क्लास होता तो समझाने में मेरे को आधा घंटा लग जाता, लेकिन मेरे को लगता है वो ऑडियो बनाया 3.5-4 मिनट की है। और तो इसलिए आप लोग को भी बोल रहा हूँ, जो भी ऐसा लगता है जो क्रिटिकल पेशेंट है, मतलब जिसकी रिपोर्ट्स नहीं समझ में आ रही है। देखो एक चीज़ है, न्यूरोथेरेपिस्ट बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के बाद भी आज भी ये बहुत दुख की बात है कि हम में से अधिकतर न्यूरोथेरेपिस्ट ऐसे हैं जिनको ब्लड रिपोर्ट भी CBC में लिखा हुआ है कि टोटल WBC काउंट
18,000 हो गया, अब पता चला 11,000 होना चाहिए, 18,000 हो गया, तो दिक्कत क्या होगा यही नहीं पता है। तो थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी ऐसा क्रिटिकल रिपोर्ट आता है ना, उसको क्वेरी सेशन में हम लोग नहीं बात करके आप लोग डायरेक्टली मेरे को भेज दिया करो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो या ऑडियो बना करके सबके साथ शेयर करूँगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी झुमुर मैम आपका भी मैं उसका एक बार देख लेता हूँ स्टडी करके, और फिर जैसा भी होता है आपको मैं भेजता हूँ और सभी को मैं भेजूँगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन मेरा और था सर। जी सर एक क्वेश्चन और था सर। बताइए। सर मैं अभी सर लास्ट वीक में सर जयपुर गई थी, मैं कल ही वापस पहुंची हूँ। तो सर मेरे को ना गाड़ी में वापस आते समय बहुत ज़्यादा, परसों नरसों की बात है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हुआ और बहुत उल्टी हुई। वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी सर। तो सर हाँ, तो ये सोचने वाली बात है। अप्रैल के महीना में डायरेक्ट जयपुर से सीधा आसाम, सुनो बात बता रहे हैं, ये तो एक चीज़ है कि अप्रैल के महीने में सीधा जयपुर से आसाम, अगर आप आसाम से जयपुर जाते, ठंडी जगह से गर्म जगह पे जाते, क्योंकि देखो ये भी एक चीज़ समझना, कई बार होता है ना कि यार ये घुटने दर्द वाला बंदा आया था, मैंने, रुक जाओ सुन लो, तो उसको मैंने घुटने दर्द का ट्रीटमेंट दिया, वो ठीक हो गया। फिर दूसरा बंदा आया, उसको भी ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। कई बार मौसम का भी फ़र्क होता है। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि दर्द की जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक होने में, गर्मी में जल्दी ठीक हो जाएगा, ठंड के मौसम या बरसात के मौसम में टाइम लगेगा। वैसे ही पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, कभी ठंड के मौसम में देखना किसी को लूज मोशन नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में होता है। क्यों? जब भी आप अचानक से कहीं गर्म जगह पे चले गए, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग मान लो एसी की गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक निकल के बाहर धूप में घूमने लगे, तो वो कहते हैं ना लू लग जाता है। तो लू लग जाने के कारण, वो गर्म हवा लग जाने के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। या फिर कहीं बहुत गर्म जगह पे है और तुरंत अचानक से ठंडी जगह पे चले गए, तो उस समय भी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, टेम्परेचर जब अप या डाउन होता है तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ हो जाता है। मेटाबॉलिज्म पता है ना, हर चीज़ को करने का एक स्पीड होता है। जैसे हमारे पल्स का स्पीड है, हमारे दिल का स्पीड है कि 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। हमारे पेट के भी स्पीड है, हम अगर खीरा खाएंगे तो वो 20 मिनट में डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर मैं चावल खाता हूँ तो उसको डाइजेस्ट होने में 32 से 33 मिनट लगता है। रोटी खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में 40 मिनट लगता है। हरी सब्जी खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में भी आधा घंटा लगभग लगता है। रात को मैंने राजमा खा लिया तो राजमा को डाइजेस्ट होने में 1.5 घंटा लगता है। अगर मैंने सफ़ेद चने खा लिया उसको डाइजेस्ट होने में 1.5 घंटा। तो हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, उसी टाइमिंग को कहते हैं मेटाबॉलिक स्पीड। मैंने खाना खाया, मुंह में चबाया, निगल लिया, अब गले तक तो मेरा काम था, गले के बाद तो मेरा काम है नहीं। वो कितने देर में स्टमक में पहुंचेगा, कितने देर वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स होगा, कितने देर के बाद वो डिओडिनम में जाएगा, वहाँ पे एंजाइम मिक्स होंगे, कितना देर जेजुनम में रहेगा, उसके बाद इलियम में जाएगा, वहाँ एब्जॉर्ब। हर चीज़ की एक स्पीड होती है। तो जब भी अचानक से टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ हो जाता है। अब देखना कभी मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, मैं भी बंगाल में था बचपन में, छोटे में, क्लास 12 तक बंगाल में रहा। तो क्या होता है ना, बंगाल में जैसे कहते हैं दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से होता है। तो दुर्गा पूजा क्या है, बड़े बड़े लोग, मतलब जो उम्र में बड़े हैं, जैसे हमारे पापा थे और भी बड़े भाई साहब लोग थे, ये लोग दुर्गा पूजा करते। हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमें दुर्गा पूजा से मतलब नहीं, हमें तो वहाँ पे जाने भी नहीं देते थे। कभी कभी गाना बजता था डांस, लेकिन हम लोग क्या करते थे, हम लोग सरस्वती पूजा करते थे, जनवरी महीने में आता है। तो सरस्वती पूजा में क्या होता था, रात भर जग के वो पंडाल वगैरह बनाना, मूर्ति ला के रखना। अब सोचते थे कि चलो एक रात जग गए तो क्या हुआ, एक रात सो लेंगे, एक दिन सो लेंगे तो बीत जाएगा। लेकिन एक रात को जब जग जाते हैं ना, उसको पूरा करने के लिए 3 दिन हमें सोना पड़ता है। एक दिन का हर्जाना 3 दिन भरना पड़ता है। तो वैसे ही अभी मेटाबॉलिज्म तो गड़बड़ हो गया, जिसके कारण लूज मोशन होने लगा। अब
लूज मोशन होता है तो हमारी बॉडी से पानी निकलने लगता है बहुत ज़्यादा, तो हमारा गला सूखने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, फिर होता है और पानी पियो और पानी पियो, और जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा लूज मोशन होगा। तो उसको रोकने के लिए हमें बॉडी के अंदर सोडियम को बढ़ाना पड़ता है। मतलब लूज मोशन हो रहा है ना, तो सिंपली एक बात समझने का है कि अंदर सोडियम है नहीं, अंदर सोडियम है नहीं। अब सोडियम को कैसे बढ़ाएंगे? तो या तो वो नमक और चीनी वाला पानी पियो बार बार, या फिर 6 स्वेट। अभी ध्यान रखना, लूज मोशन जब भी होता है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि दोपहर 3 बजे से आपको लूज मोशन शुरू हो गया। नॉर्मली क्या होता है सुबह में या भोर में, ये सुबह 3 बजे 4 बजे से शुरू होता है। अभी मान लो 8 बजे आपको लगा कि यार सुबह से तो 2-3 बार मैं मोशन के लिए चला गया, तो जो मैंने बताया 6 ADR 6 स्वेट लेना है। कितनी बार लेना है? एक बार तो आपने 6 ADR 6 स्वेट ले लिया, 1.5 मिनट का गैप किया। अभी देखना है कि सुबह से अभी तक मेरे को मोशन, अभी मान के चलो 10 बज रहा है, सुबह मैं सो के उठा 4 बजे, 4 बजे से अभी 10 बजे तक कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। अब 6 घंटे में मैं मोशन के लिए कितने बार गया? 6 घंटे में अगर मैं 4 बार गया हूँ तो मैं 6 ADR 6 स्वेट लूँगा, फिर 1.5 मिनट गैप करूँगा, और गैप कर करके मैं 4 बार लूँगा। जितने बार मैं मोशन गया हूँ उतने बार मैं 6 ADR 6 स्वेट लूँगा। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आप बता रहे हो, मान लो ट्रैवलिंग में हो, वहाँ पे हो सकता है कोई देने के लिए ट्रीटमेंट है नहीं, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे? तो वैसा कंडीशन में सिंपली एक काम करना है, अपने पैर की दोनों जो छोटी वाली उंगली है, लेफ़्ट ओवरी और राइट ओवरी वाली, आराम से बैठे बैठे दोनों छोटी उंगली में 60 बार 20-20-20 ऐसा करके 3 बार, मतलब 60 बार टो फिंगर ले लेना, मोशन रुक जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ फिर भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी लूज मोशन होती है तो नॉर्मल पानी नहीं पीना है, उसमें सोडियम मिला के पीना है। ठीक है, चलो झुमुर मैम का फ़ोन आ गया, अभी बात करेंगे इनसे बाद में। चलिए प्रमोद जी, एक बार आप भी अनम्यूट हो जाइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर उस दिन प्रभु एक नहीं बात बताऊं, वो तो बात में रह गई थी बीच में, जब मिले थे वहाँ पे पिलानी, जब आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो जब सुबह सुबह हम लोग घूमने गए थे उधर चाय पीने के लिए, तो आपसे बातें हो रही थी, तो मेरे को मन में बहुत दिन से ये चल रहा है कि दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में तो बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, रुद्रपुर में आप हो, तो ऐसी जगहों पे ठीक होना बहुत आसान होता है। आप जहाँ पे रह रहे हो ना, रोशन लाल जी एक बार म्यूट हो जाइए। हाँ जी सर। चलो, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी 2024 में रुद्रपुर ही चला हूँ क्या, तो खैर आ जाओ सर, मिलता हूँ। मैं खाना बहुत खाता हूँ, 2 आदमी के बराबर अकेले खाता हूँ, देख लो। अरे सर मेरे को आता है बनाना, चिंता मत। चलिए बताइए। सर एक तो मैंने पूछा था सर, हाइपर एकोजेनिक मैंसेटिक फैट दिखाई दे रहा है लेफ्ट इलियाक फोसा में, ये क्या है सर? इसके बारे में पूछा था। हाँ क्या देखो, ट्रीटमेंट हो सकता है? देखो उस दिन मैंने बताया था, लेफ्ट मतलब समझ में आया, बाएं तरफ। इलियक मतलब हो गया नाभि से नीचे। जो इलियम का रीजन होता है ना, छोटी आंत का जो सबसे लास्ट वाला होता है इलियम, वो जहाँ जहाँ सटा हुआ रहता है पेट की थैली के साथ, पेरिटोनियम के साथ, उसको इलियक रीजन बोलते हैं। एक काम करता हूँ महक मैम, 1 मिनट है, रुकिए। महक मैम नहीं है। चलो एक काम करते हैं, मैं एक
फोटोग्राफ आप लोग को भेजूंगा ग्रुप पे, जो हम लोग पेन पॉइंट चेक करते हैं ना, तो पेट का जो हमारा एरिया रहता है, हम पेन, गैस ओनली, गैस आई, WD ये सब चेक करते हैं। ये रोशन लाल जी म्यूट हो जाइए। तो ये बाईं तरफ का नाभि के नीचे जो इलियम का रीजन है, जो पेरिटोनियम के साथ टच होता है, वहाँ पे फोसा मतलब वो फूल गया है, मतलब हो सकता है वो गांठ है, हो सकता है इन्फ्लामेशन है, कुछ भी हो सकता है। अभी उसको प्रॉपरली रिपोर्ट देखने के बाद ही हम लोग उसके ऊपर डिटेल्स में बात कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ बताता हूँ आपको, 2 पेन 6 ADR देने के बाद 1.5 मिनट रुकिए, फिर 2 पेन 6 ADR, फिर 1.5 मिनट रुक के 6 बार पहले तो ये करिए 2 पेन और 6 ADR। जिस तरह का भी ग्रोथ होगा, वहाँ जो फोसा बना है, चाहे वो गांठ हो, चाहे वो इन्फ्लामेशन हो, चाहे पानी भर गया हो, इससे ये धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ एक बार मैं आपका अब रिपोर्ट की बात भी बताऊं तो अभी एक तो झुमुर मैम को बना के भेजना है, एक आपको भी बना के भेजूंगा, आप याद रहा तो, और नहीं तो एक बार झुमुर मैम आप भी और प्रमोद जी आप भी एक बार लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अच्छा सुनो, एक बात बता रहा हूँ, ये ऊपर मेरे आईडी के बगल में जो नंबर दिख रहा है, इस पे भी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये दिन भर में 1-2 बार चलाता हूँ। 5G मोबाइल है और उससे बात होती नहीं है, सिर्फ नेट चलता है। तो जब नेट चलाना होता है 5G का, तब मैं उसको यूज़ करता हूँ, तो उसी समय देख लेता हूँ। बाकी ये जो मेरा पहले का नंबर है, जो शायद आप लोग के पास होगा भी, 1 मिनट रुको मैं लिख ही देता हूँ। देखो अभी ये चैट पे जो मैंने नंबर लिखा है ना, इस पे मेरे को एक बार आप व्हाट्सएप कर देना वो फिर से। ठीक है प्रमोद जी, नंबर देखिए चैट बॉक्स में मैंने लिखा है। ओके सर। इस पे एक बार भेज दीजिएगा। सर अब मेरा प्रॉब्लम सर ये है कि सर मेरे को ना सर चक्कर आना कम नहीं हो रहा है सर। हेलो, 1 मिनट रुकिए, ये रोशन लाल जी, 1 मिनट, झुमुर मैम रुको। रोशन लाल जी, आप यार एक बार वो माइक को बंद करो, नहीं तो मेरे को मीटिंग से आपको बाहर निकालना पड़ेगा, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। आप माइक बंद कर लो, कुछ पूछना होगा तो आप अनम्यूट कर लेना। ठीक है सर। सर आ रही आवाज आपकी मुझे। सर कह रहे माइक म्यूट कर लो, अनम्यूट नहीं चले, उनको मैंने मीटिंग से बाहर ही कर दिया। सर ठीक है, 2 पेन इंटू 6 ADR के 6 ट्रीटमेंट दे देंगे उसमें बस। हाँ ये दीजिए, और बाकी वो सारा डिटेल्स मेरे को एक बार व्हाट्सएप करिए, मैं ठीक है सर, मैंने फिर री कर दूंगा। हाँ उसको सर एक चीज और, आपने ना एक मीटिंग में अभी 7-8 महीने पहले बताया था, जो स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर हो जाती है, हाँ वो रीड आपने 1 महीने में ट्रीटमेंट बताया था कि पहले 3 दिन आपने उसमें देना है कोडाइकोना प्लस हाँ देना है इंजरी 1 महीने तक जी। लेकिन सर अगर यही चीज चेंज हो जाती है, सर्वाइकल में हो जाती है स्ट्रेटनिंग, तो उसमें क्या होगा? नहीं तो उसमें तो वहाँ चलेगा, क्वाडा इक्वाना चलेगा, वहाँ पे भी चलेगा, पूरे स्पाइन में कहीं भी प्रॉब्लम है क्वाडा इक्वाना चलेगा, लेकिन उसके बाद इंजरी नहीं देना है। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमारी रीढ़ की हड्डी में, पीठ में कोई दिक्कत नहीं होता है, अपर बैक में कभी दिक्कत नहीं, या तो होगा कमर में, लोअर बैक में, या तो होगा गर्दन में, यही 2 जगह होता है।
तो दोनों में से कहीं भी हो हमें कॉर्डा इक्विना प्लस तो यूज करना ही पड़ेगा। हाँ, कमर में अगर है तो पंगे वाली बात है, हमें सोचना पड़ेगा कि इंजरी ट्रीटमेंट देना है या लार्ज फॉलिक ब्लैक देना है या क्या देना है। गर्दन में है तो कॉर्डा इक्विना प्लस तो वहाँ भी देना है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ, खास करके गर्दन से जुड़ा हुआ कोई भी दिक्कत है, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलोसिस हो, कुछ भी हो, वहाँ पे हमें अनिल शर्मा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग अगर आरोग्य पीठ की किताबें भी पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, उसमें लिखा रहता है उसका नाम एंटी इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट। तो गर्दन का अगर है तो ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक सर। ठीक है सर, इसमें एक चीज और मैंने सर रिपोर्ट में दी थी, ये चीज बहुत कॉमन मिलती है, जैसे इसमें सर्वाइकल स्पाइन स्ट्रेटनिंग दिखाती है, उसके साथ ऑस्टियोफाइट्स भी दिखाते हैं। हाँ, और एक प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, इस डेसिकेशन विद रिड्यूस द हाइट। हाँ, और साथ के साथ दिखाती है और स्टोरीज दिखाती है। तो इसका सर क्या रहता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? देखो, एक जो है डेसिग्नेशन होता है ना, मतलब वो अपनी जगह से नीचे गिर गया है, कोई एक हड्डी है जो अपनी जगह से नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो बीच में जो है उसके अंदर प्रेशर आ जाएगा तो वो हार्ड होगा ही, स्टेनोसिस हो जाएगा। और जाहिर बात है बीच में वो डिस्क जैसा रहता है, अगर सीधा दब गया, ऊपर से आके सीधा दब गया तो वो डिस्क क्या होगा, अपनी जगह से थोड़ा सा दाहिने या बाएं निकल जाएगा या आगे पीछे निकल जाएगा। तो अगर अपनी जगह से हट गया तो उसको स्लिप डिस्क कह देते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, सीधा नहीं गिरता है हड्डी, वो किसी एक साइड से गिरता है। तो जिधर गिरेगा ना उधर तो दबा देगा, दूसरी तरफ वो गुब्बारे की तरफ फूल जाता है, उसी को बल्जिंग कहते हैं। डिस्क बल्ज मतलब गुब्बारे की तरह डिस्क जो है फूल गया। क्यों फूल गया? तो एक तरफ से उसको दबा दिया गया, इसलिए दूसरी जगह से वो फूल गया। ठीक है, ओके सर। तो ये डेसिग्नेशन और डिस्क बल्जिंग तो समझ में आया। इसमें आप देखोगे स्टेनोसिस भी आता है। स्टेनोसिस में बताया ना कि दब गया तो कोई भी चीज़ अगर उसको दबा के छोटा कर देंगे तो वो टाइट हो जाएगा। बट इसके साथ साथ ऑस्टियोफाइट का आना कहीं भी, देखो सबसे ज़्यादा घुटने में आता है। मैं 3 दिन से यही कर रहा था, घुटने के बारे में एक नोट बना रहा हूँ, उसका एक मैं ऑडियो क्लिप बनाऊँगा, 1-2 दिन और टाइम लगेगा। ये बहुत पहले 2022 में भी मैंने एक क्लास करवाई थी घुटने दर्द को लेकर, जिसमें वो फिगर बना के कि घुटने दर्द कहाँ कहाँ होता है। हम सोचते हैं घुटना दर्द ओ हो, और ख़ास करके ये जितने लोग आरोग्य पीठ के हैं इनको लगता है घुटना दर्द। ठीक है, उन्होंने बताया ना FP1 20 FP1 6 FP2, उसके बाद कैल्शियम ट्रीटमेंट, और उसके बाद 30 CNS1 दे देना है, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये जो बातें मैंने बताई भी बताया पता नहीं होगा। 20 FP1 मतलब हो गया 20 टो फिंगर, 6 FP2 मतलब हो गया 6 NNS। उसके बाद कैल्शियम ट्रीटमेंट मतलब 125 DCC दे दो, एसिड ट्रीटमेंट दे दो, साथ में 30 मेडुला दे दो, तो घुटना दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक तो हो जाता है, लेकिन सबका नहीं होता है। क्योंकि आप लोग में से जितने लोग भी पुराने हैं सबको पता होगा, मैंने बताया था एक बार, देयर आर 37 टाइप्स ऑफ नी पेन। 37 प्रकार के घुटने दर्द होते हैं। आप एक बात बताओ, क्या सब में एक ही तरह का काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। और घुटने दर्द में सबसे बड़ा पंगा कि बीच में ऑस्टियोफाइट आ जाता है। अभी ऑस्टियोफाइट के बारे में तो हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं ऑस्टियोफाइट क्या होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, कहीं भी ऑस्टियोफाइट है इसका मतलब समझ लो 2 हड्डी आपस में रगड़ खा रही है, वो टकरा रही है। जब हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं तो उनके बीच में से वो थोड़ा धूल जैसा दानेदार वो हड्डी निकल के बाहर इधर उधर घूमने लगती है, आवारा बंजारा की तरह, तो उसको ही ऑस्टियोफाइट कहते हैं। वो है तो कैल्शियम ही। तो आप सोचेंगे घुटने में यार कैल्शियम बढ़ गया, ऑस्टियोफाइट हो गया, गर्दन में ऑस्टियोफाइट हो गया, कमर में ऑस्टियोफाइट हो गया, ये तो कैल्शियम जमा हो गया, तो क्या करना चाहिए? तो 125 DCC को कम करना है। कम नहीं करना है, अपने को पहले ध्यान देना है कि ऑस्टियोफाइट जब भी हुआ तो कहीं ना कहीं हड्डियां घिस रही है, उसको रोकना है। जैसे मान लो बाढ़ आ गया,
गांव में पानी आ गया, घर में पानी घुस गया, तो मैं कितना भी पानी निकालूँ वो नहीं निकलेगा। मैं जितना निकालूंगा उससे ज़्यादा घुस जाएगा। मेरे को करना क्या पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पानी आ कहाँ से रहा है। मेरे को वो पानी आने का रास्ता बंद करना होगा। तो सिंपल सी यही बात है, किसी भी रिपोर्ट में कहीं भी अगर ऑस्टियोफाइट दिखता है, ऑस्टियोफाइट का सीधा मतलब यही समझ लेना कि कहीं ना कहीं हड्डी एक दूसरे के साथ घिस रही है, और उसमें से जो वो चूरा चूरा निकलता है ना, पाउडर की तरह या दानेदार, वही ऑस्टियोफाइट है। तो घिस क्यों रहा है, या तो उन दोनों के बीच में जो गैप होना चाहिए था वो गैप कम हो गया है, तभी ना एक दूसरे के पास आ गए। अभी मान लो आप रुद्रपुर में हो, मैं यहाँ पे बिहार में हूँ, तो हम दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है। मजाल है कि मैं आपके साथ झगड़ा कर लूँगा, चाहे आप मेरे साथ झगड़ा कर लोगे, नहीं हो सकता है। लेकिन यही बात है, अगर हम दोनों साथ में दिल्ली में रह रहे होते और पिछले 5 दिन से साथ में रह रहे हैं, आज कुछ मनमुटाव हो गया तो हो सकता है झगड़ा हो जाएगा आपके साथ। तो दोनों को वापस से दूर करना है। प्रमोद जी को वापस से रुद्रपुर भेजना है, कुंदन सर को वापस से बिहार भेजना है। ये बीच में जो गैप कम हो गया था, इस गैप को फिर से बढ़ाना है। तो गैप क्यों कम हो गया भाई, तो उधर कुछ ना कुछ तो होगा ना, लिक्विड होगा, कुछ डिस्क होगा, कुछ भी होगा। तो अगर लिक्विड है तो समझ लो लिक्विड को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर डिस्क है वो दब गया है तो डिस्क को ठीक करना पड़ेगा।